नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश के आजादी के आंदोलन के पुरोधाओं के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के नागरिकों के लिए लड़ रहे हैं और राहुल गांधी भारत के सम्मान के लिए भी लड़ रहे हैं। दुनिया में वो भारत के सम्मान की वकालत करते हैं और उसकी बजाय भारत में बैठी हुई वह सरकार जो संघ की है, आरएसएस की है, जो खुद को डबल इंजन की सरकार कहती है, वह मोदी सरकार लगते हुए तमाम आरोप दागों पर भी जवाब नहीं दे पाती है। जब यह सब होता है तो वो गांधी का नाम मिटाने का काम करती है। वो भारत को गुलाम बनाने की तरफ बढ़ती है और कांग्रेस में बैठे हुए वह लोग जिन्हें उनको वफादारी का सब कुछ मिला था, वो गद्दारी करके भाग जाते हैं। जी हां, गद्दारी करके। ऐसे ही गद्दारों ने लोकतंत्र और संविधान के साथ धोखा किया है। जी, इसी पर आपसे बात करूंगा। राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी गए हैं। वहां प्रोग्रेसिव पीपल्स की पार्टीज का जो एक सम्मेलन हो रहा है, 117 देशों के राजनीतिक दल उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 117 देश। आपको याद होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने दुनिया को एक क्रांति दी थी। वह क्रांति क्या थी? उस समय दुनिया के देश दो खेमों में बटे हुए थे। एक खेमा था अमेरिका का और एक खेमा था सोवियत संघ का, यानी आज का रसिया कह सकते हैं। तो जब इस तरह से बटा हुआ था, ऐसे में नेहरू ने एक नया आंदोलन, प्रोग्रेसिव आंदोलन शुरू किया था, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम दिया गया था। और उसमें भी इत्तेफाक से 121 देश शामिल हुए थे। 121 देश। और उस सम्मेलन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को विश्व गुरु बना के खड़ा कर दिया था। दुनिया उनको सलाम करती थी। और फिर पंडित नेहरू ने पूरी दुनिया से जहां से जो मिला वहां उससे मदद लेके भारत में कहीं आईआईटी बना रहे थे, कहीं आईआईएम बना रहे थे, कहीं दूसरे विशेषज्ञ इंस्टीट्यूट बना रहे थे, कहीं हॉस्पिटल बना रहे थे, तो कहीं कुछ बना रहे थे। इस देश को समृद्ध बना के खड़ा किया। किसानों को खाद, बिजली, पानी सब कुछ मुहैया कराने के लिए बांध बना रहे थे। बांध बनाने के लिए मदद ले रहे थे और इस तरह से कर रहे। निश्चित रूप से कोई भी अच्छी सरकार जो देश को प्यार करती है उसे यही करना चाहिए। लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार क्या कर रही है? वो देश नहीं बना रही है, वो देश की हर चीज बेच रही है। और यहां तक कि अब वो मंदिरों तक को, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों तक को निजी हाथों में बेचने का काम कर रही। जी, राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जो प्रमोद तिवारी ने सवाल किया था, उस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया वो तमाम मंदिरों को निजी हाथों में देने जा रही है और इसके अलावा भारत की तमाम धरोहरें निजी हाथों में दे रही हैं। लाल किला तक उसने दे दिया है और भी बहुत कुछ देने जा रहे हैं। एक समय में एक नाटक बना था, मेरे नामा राशि ही IRS थे अजय शुक्ला, उन्होंने एक नाटक लिखा था ताजमहल का टेंडर, और उसमें लिखा था कि ताजमहल कैसे बेचे जाने का पूरा काम किया जा रहा है। बहरहाल मायावती ने तो नहीं बेचा था,
वो ताज कॉरिडोर बनाना चाहती थी, जिससे कि ताज के आसपास का इलाका बेहद समृद्ध हो और ताज कॉरिडोर वाले इलाके में निजी और सबकी सहभागिता से काम हो और डेवलपमेंट हो, विकास हो। लेकिन तब भाजपा ने और भाजपा के समर्थकों ने, भाजपा के तमाम सारे जो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाके तहलका मचाया और वह कॉरिडोर नहीं बन सका। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अब सीधे ताजमहल भी बेचेगी। लाल किला बेच ही चुकी है, वो उसने दे दिया है। अब यही होता तो भी चलो, अब उसने मंदिरों की भी बाजी लगा दी है और मंदिरों को भी देने की तैयारी है। जब यह जवाब मिलता है तो निश्चित रूप से प्रमोद तिवारी ने इसको लेके बड़ी बातें कही, लेकिन साहब सुनने वाला कौन? जो जिस तरह से नक्कार खाने में तूती बोल रही है वही स्थिति है। और ऐसे में एक और नई चीज आती है, अडानी ने जिस तरीके से इस देश को लूटा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो राजस्थान में अडानी की जो पूरी वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उसको लेके दिनेश कुमार गुप्ता नाम के एक वाणिज्यिक कोर्ट के जज थे। उन जज ने अडानी के खिलाफ फैसला दे दिया 5 जुलाई को। और जब 5 जुलाई को उन्होंने फैसला दे दिया तो उसका नतीजा यह हुआ कि तमाम तरह के सरकार ने स्थायित्व वाली कंपनी पर परिवहन शुल्क के जरिए 1400 करोड़ रुपए की से अधिक की कमाई की थी। और उसी दिन, जुलाई का मामला है, पता अब चला है, उसी दिन तत्काल शाम तक उनका ट्रांसफर कर दिया गया वहां से 200 किलोमीटर दूर ब्यावर जिले। अब आप सोचिए, यदि जज हिम्मत करेगा और फैसला दे देगा अडानी के खिलाफ, तो अडानी के खिलाफ फैसला देने की उसे सजा मिलेगी। और वह हुआ था। बहरहाल यह मामला इसलिए आया चर्चा में क्योंकि लगातार इस तरह से भाजपा की सरकार कर रही। वाणिज्यिक अदालतों में जो नियुक्तियां हैं वो हाई कोर्ट की सिफारिश पर करती है जो है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ने जो चाहा वही सिफारिश मिल गई और उसने ये कर दिया। तो यह बताता है कि जब कभी सरकार की वाणिज्यिक गतिविधियों में यदि कोई भी जज भी बाधक बन गया तो इस तरह जज को भी पटक दिया जाएगा। यानी हम मंदिर भी बेचेंगे, हम ऐतिहासिक धरोहरें भी बेचेंगे, और जो हमारे अडानी के लिए कहेगा, जो भी जज कहेगा, वो जज भी नहीं रहेगा। तो यह संदेश नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही। ये यही तक नहीं है, ये तो एक बेचने और खरीदने की बात हो गई। उदाहरण दे रहा हूं। अब दूसरी चीज देखिए कि भारत की बेइज्जती करने का काम लगातार अमेरिका कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार बोल चुका कि भारत पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ था वो ऑपरेशन सिंदूर उसने डांट के हड़का करके भारत से बंद करा दिया था। तो अब शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि दिल्ली से मुंबई तक भारत हमने जिस तरह हराया है वो हार भूलेगा नहीं। और मोदी सरकार को सबक सिखा दिया है हमने। सीधे सीधे नाम लेके कह रहा है कि हमने मोदी सरकार को सबक सिखा दिया है और दिल्ली से मुंबई तक वो भूलेंगे नहीं। और उसने यह भी कहा कि हमने भारत के 6 विमान मार गिराए हैं, फाइटर प्लेन मार गिराए हैं, और उसके हमने नंबर भी बता दिए। अब आप सोचिए,
मुझे लगा हो सकता है नंबर और ये सब। तो हमारे एक मित्र है कुणाल शुक्ला, उन्होंने आरटीआई डाल के नंबर डाल के पूछा कि ये बताइए ये नंबर के विमान किस स्थिति में है। तो सरकार ने कहा हम ये नहीं बता सकते, कह देते सुरक्षित है, अपनी ड्यूटी पे है। लेकिन सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने कहा हम उनके बारे में नहीं बता सकते, नहीं जानते। अब आप सोचिए, हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहे थे, हम ये नहीं पूछ रहे थे कि वो क्या है। तो यानी आप पाकिस्तान की का जो यह आरोप है उसे सही साबित कर देते हैं। आप देते, उनकी फोटो भी दे देते कि हां ये देखिए, बेहतरीन होता। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बात कह रहा है पाकिस्तान, उसे आप ही साबित कर देते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान लगातार दहाड़ा है और भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे। जब यह सब होता है तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। तब ऐसी परिस्थितियों में राहुल गांधी जर्मनी गए हुए, भारत में वोट चोरी हो रही है, दूसरे और तमाम चीजें हो रही, गांधी का नाम छीनने की कोशिश होती है। गांधी इतना बड़ा विचार है कि उसे छीना नहीं जा सकता है, नाम बदल देने से क्या होता है। मनरेगा गांधी का ही नहीं, गरीबों का भी हक मारने का काम है। जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, जो कांग्रेस लेके आई थी, जिसने कोरोना के दौरान भूखों को रोटी दी, जो रोजगार और सब कुछ छोड़ के आ गए थे उन सबको खिलाने का काम किया, ये मनरेगा। और इसी के साथ खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके बदौलत इस देश के नागरिकों को, गरीबों को, भूखों को रोटी खिलाने के लिए 5 किलो अनाज दिया गया। उन्हीं लोगों के ऊपर डाका डालने का काम होता है। और मनरेगा बदल के वीवी जी राम जी कर दिया जाता है। क्या नाम है, आप नाम नहीं पूरा पढ़ सकते। तो ऐसी स्थिति में आप यही करते रहिए। और जब ये लेके आते हैं, कहते हैं हम अब 125 दिन का रोजगार देंगे, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देना था। और साहब हालत ये हुई है, जो डेटा उपलब्ध है, सरकार ने उपलब्ध कराया, उसके मुताबिक औसतन 50 दिन का भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जब 50 दिन भी नहीं दे पा रहे हो और कह रहे हो कि हम 125 दिन देंगे, हालत यह है कि जितने रेगुलर लोग रजिस्टर्ड हैं उसके मुताबिक यदि औसत निकालेंगे तो साल भर में एक व्यक्ति को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4 रुपया। और यदि सारे रजिस्टर्ड का निकालेंगे तो उस हिसाब से 2 रुपया मिल रहा है। यानी आप रोजगार भी नहीं दे पा रहे हो, वो ग्रामीण रोजगार जो बुरी तरह से, और उसके बाद 90 करोड़ लोगों को इस देश में 5 किलो अनाज की भीख पर। तो ऐसी स्थिति में बर्बादी तो स्वाभाविक सी बात है। जब यह सब है तब फिर मैं वही कि राहुल गांधी जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक हो रही और उस बैठक में दुनिया भर के देश इसी पर चर्चा करेंगे, वो राजनीतिक पार्टियां 117, कि कैसे लोकतंत्र को, हर कंट्री के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और उनकी धरोहरों का सम्मान किया जाए, उन्हें बचाया जाए, उन्हें किया जाए। इनमें करीब 33 वो पार्टियां हैं जो अपने अपने देशों में सत्ता में, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों पार्टियां। और ये वो दल है जो एक समय में जब देश आजाद हुए थे तो उन देशों में उनके महान योगदान है। तो स्वाभाविक सी बात है उनकी अपने देश के प्रति चिंता भी होती है। और यह सब जब हो रहा होता है तो वहां राहुल गांधी भारत के लिए एक मजबूत पक्ष रखते हैं
कि हमारा भारत कितना बेहतरीन है और हमारे भारत की क्या खूबियां, भले ही कुछ कमियां नजर आती हो, लेकिन वास्तव में भारत का चरित्र कितना अच्छा है, यह बताते हुए राहुल गांधी उनको भी ताकीद करते हैं और यह कहते हैं कि लोकतंत्र बचाए रखने के लिए हमें उन ताकतों से भी लड़ना है जो लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, जो संविधान को चोरी कर रहे हैं, जो विधायक और सांसद भी चोरी कर लेते हैं। जी हां, इन सारी बातों पे जिक्र होता है। राहुल गांधी वोट चोरी का भी जिक्र करते हैं और वोट चोरी में जो ईवीएम का खेल है वो सबसे पहली बार जर्मनी में ही पकड़ा गया था, तो उस एक्सपीरियंस को भी वो साझा करने के लिए जाते हैं। वहां वह जानने भी जाते हैं कि किस तरह से हिडन सॉफ्टवेयर के जरिए यह काम किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी गए तत्काल कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे, युवक कांग्रेस के नेता रहे राजीव सातव, जिन्हें राहुल गांधी ने बहुत प्यार दिया और वो भी राहुल गांधी के लिए समर्पित थे। 2021 में कोरोना के दौरान उनका निधन हो गया था, राज्यसभा सदस्य थे। राहुल गांधी ने उनकी पत्नी को महाराष्ट्र विधान परिषद में भेजा एमएलसी बना के, और फिर अभी उनका दोबारा वो हुआ 2030 तक के लिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था। यानी सब कुछ दिया था डॉक्टर प्रज्ञा सातव को, और जब प्रज्ञा राजीव सातव को सब कुछ दिया, प्रदेश उपाध्यक्ष तक बनाया, और उसके बाद वो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेके बीजेपी में शामिल हो जाए, तब आप क्या कहेंगे? इसलिए शामिल हो गई कि उपेक्षित थी, इसलिए शामिल हो गई कि उन्हें पार्टी में कोई पद नहीं था, इसलिए कि वो बड़ा काम कर रही थी और उन्हें कुछ मिला नहीं। राजीव सातव की वफादारी और उनके समर्पण का इनाम उन्हें मिला था। ये कहिए पेंशन मिली थी, और जिसे ये मिला हो वो महिला यदि इस तरह का करे, जिसकी गांधी परिवार के घर में सीधी एंट्री थी, यदि वो ऐसा करे तो आप क्या कहेंगे? कि सत्ता के लिए चारण करने की इससे ज्यादा बुरी और क्या स्थिति हो सकती है? सत्ता के लिए इस हद तक गिरने वाले लोग हैं, फिर कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है, और मिल जाता है तो फिर दूसरा करते हैं। यानी जिसको इतना दिया वो भी गद्दारी कर जाए। आपने अशोक चौहान को देखा ही, जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया था, सब कुछ दिया था, और वो थोड़े से लालच में एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए धोखा देके चला गया। और इस तरह से, यानी यह जब लोग कहते हैं कमिटमेंट वाले लोग रखिए, तो ये कमिटमेंट का नतीजा मिलता हो तो फिर किस पे भरोसा करेगा? अब इससे ज्यादा धोखा क्या हो सकता है? आपने माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी भी देखी। चलिए, सिंधिया के खून में गद्दारी था, लेकिन राजीव सातव की बीवी प्रज्ञा सातव ने ऐसा क्यों किया? उसके खिलाफ तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस नहीं था। क्या था असल में? तो लालच के सिवा और सत्ता के चारण के सिवा और क्या हो सकता है? जी, उसे तो पद भी मिला हुआ था। यानी राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे लोग अपने पद, अपने स्वार्थ, अपने लिए सिर्फ मर रहे हैं। राहुल गांधी संविधान, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे लोग ये कर रहे हैं। तो बताइए क्या कहें? तो गिरे हुए लोग जो हैं वही गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करते हैं, नहीं तो सभी साथ खड़े होते हैं। यह सत्य। जय